नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया, सर मार्केट के ऊपर इतना भारी भरकम गिरावट क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे रीज़न कौन-सा है? सबसे पहले वो रीज़न तो बता दीजिए। देखिए रीज़न के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन जो टोटल मार्केट है, ओवरऑल सर इंडियन मार्केट नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट का हालत ख़राब है। क्योंकि देखिए इंडियन जो शेयर है क्रैश अमिड लुकिंग रीज़न्स आप देख सकते हैं, फेयर्स इन यूएस मतलब जो कंपनी का जो यूएस मार्केट का जो मतलब फेयर वैल्यू है, वो बढ़ चुके हैं। एक्चुअली जो फेड है उसका मतलब जो इसका इंटरेस्ट रेट है, वहाँ पे बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो रिसेशन आने का चांसेस है। कुछ इस तरीके से हालत यूएस में हो चुके हैं और इसका हालत अगर खराब हुआ, तो सिर्फ यूएस में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका यूएस में लगता है तो सारे कंट्रीज़ के इकोनॉमिकली एक झटका तो लग ही जाते हैं। तो साथ ही साथ और एक टेंशन वाला बात ये है कि रीजिंग टेंशन्स ऑफ इन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ मतलब जो इज़राइल के साथ, ईरान के साथ एक युद्ध स्टार्ट होने का सिचुएशन तैयार हो रहा है। तो उस कारण की वजह से मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लगा है और बड़े-बड़े दिग्गज एनालिसिस ये भी बता रहा है कि 7 से 8% तक और 10% तक भी निफ्टी और सेंसेक्स में करेक्शन होने का चांसेस हो सकते हैं। अभी देखिए कितना भी करेक्शन हो, मैं आपको बार-बार एक ही चीज़ कहूँगा कि मार्केट के ऊपर अगर आप काम करने के लिए आए हैं, तो इस तरीके से सिचुएशन बहुत बार आएगा, तो उसको आपको हैंडल करके सिचुएशन को देखकर आपको काम करना होगा। तो चलो उसी के ऊपर बात करूँगा जैसे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। मैं सबसे पहले टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स दिखाऊँगा क्योंकि देखिए कभी-कभी होता क्या है पैटर्न्स बनने के बाद आपको एक चीज़ों को मैं बार-बार नोटिस कराता हूँ। वो क्या है? देखिए मान के चलिए यहाँ पे शोल्डर बने, उसके बाद यहाँ पे बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। ध्यान से इस चीज़ को देखना। उसके बाद क्या हुआ देखिए एक ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुके थे और उसके बाद देखिए कंपनी फाइनली इसका टारगेट था, इस लेवल को मैं अगर मार्किंग करूँ, तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा था करीबन 1715 मगर कंपनी किया क्या, यहाँ पे जो लेवल है, इस लेवल को टच किया। ये जो मतलब ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है, वो 1687 इस लेवल को टच किया, उसके बाद करेक्शन हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? और मैं हमेशा इस तरीके से लेवल में ही एग्ज़िट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़िट करने का मकसद यही था, क्योंकि टारगेट मेरा इस हायर लेवल में था, इस ग्रीन वाला लाइन में। उससे पहले ब्लू लाइन में मैं क्यों एग्ज़िट किया? क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली कंपनी का प्रीवियस एक स्ट्रांगली यहाँ पे क्या था, एक रेजिस्टेंस कम एक बिग सप्लाई ज़ोन था। रेजिस्टेंस कम बिग सप्लाई ज़ोन का मतलब क्या है? यहाँ से एक बिग क्रैश यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ से बिग क्रैश देखने को मिला और जब भी कुछ इस तरीके से क्रैश होता है, तो उस लेवल को कहा जाता है रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। तो देखिए जब भी नीचे लेवल से उस लेवल को टच करे तो वहां से कंपनी एक बार रिवर्स तो जरूर करेगा और इसीलिए मैं हमेशा उसी जगह पे एग्जिट कर लेता हूँ। तो मैं इस पॉइंट्स को इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि सर अगर आपका टारगेट और उसके नीचे अगर सपोर्ट लेवल हो, सॉरी उसके लेवल अगर कोई भी रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन हो तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं? मैं हमेशा उस जगह पे एग्जिट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए मान लेता हूँ कंपनी नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, फिर से इस हाई लेवल को जाकर टारगेट देगा। मगर यहाँ पे मुझे इस लेवल से अगर मैं ओवरऑल इस कंपनी की जो डेटा है, इस डेटा को मैं टोटल यहाँ से अगर यहाँ तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कितना सिर्फ 1% के आसपास। तो 1% टारगेट में लेने के लिए क्या मैं इंतजार करूं और भी टाइम बिताऊं और भी मेरा फंड को यहाँ पे होल्ड करूं? बिल्कुल नहीं। मैं इसके लिए पहले से ही एग्जिट कर लेता हूं क्योंकि 15% का मेरा टोटल टारगेट था और मुझे मिला 14%। कोई बात नहीं, 14% भी कोई कमियां नहीं है, कम नहीं है क्योंकि एंटी लेवल से अगर जब से एंटी मिला तब से लेकर मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 28 दिन में, एक मंथ मतलब 1 मंथ में अराउंड 14% का रिटर्न मेरे लिए बेस्ट है। तो आपके लिए क्या है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं क्योंकि कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे खुद को यू टर्न लिया क्योंकि जिस तरीके से कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली गिरावट हो रहा है, कंटिन्यूसली कंपनी लाइफ टाइम जो इसका लो था उसके भी नीचे कंपनी ट्रेड करना शुरू कर दिए थे। तो लोगों के मन में एक डाउट आ गया था कि सही में क्या क्लीन साइंस कंपनी ठीक ठाक है कि बेकार कंपनी है? तो मैं बता दूं कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक है, बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला क्योंकि कंपनी इस बार रिजल्ट भी पब्लिश किया और रिजल्ट में कुछ चेंजेस देखने को मिले क्योंकि आशा किया जा रहा था कि पिछले सालों की तुलना से इस बार सेल्स थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली ज़्यादा हुआ। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा पिछले सालों की तुलना से भी ज़्यादा देखने को मिला। तो गुड पॉइंट सही पे है कि कंपनी अच्छा खासा खुद को मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा खासा किया, अच्छा खासा खुद को रिप्रेजेंट किया, जिसके चलते कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा जर्नी भी हो सकता है। बाकी स्क्रीन साइंस के ऊपर आपका क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब आईआरएफसी।
देखिए, लोगों के मन में भर-भर के क्वेश्चन यही है कि सर सारे मैं जिस कंपनी के ऊपर बाय किया हूँ, वो कंपनी इतना बड़ा क्रैश क्यों हो गया? देखिए, आपकी कंपनी सर क्रैश नहीं हुआ, ओवरऑल पूरा के पूरा मार्केट में क्रैश हुआ है। क्योंकि मैं 2 कारण पहले ही बता चुका हूँ। इसमें जो मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया, साथ ही साथ इकोनॉमिकली क्राइसिस भी आने वाला है, इस तरीके से कुछ सिचुएशन मतलब रिसेशन जैसे सिचुएशन आने वाला है, इस तरीके से अपडेट आ रहा है। साथ ही साथ मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में युद्ध होने का चांसेस है। तो इस तरीके से नेगेटिव रिएक्ट अगर मार्केट में आए और वो भी ग्लोबली मार्केट से, तो उसका एक बड़ा झटका तो मार्केट में पड़ेगा और उसके ऊपर सारे कंपनीज़ के ऊपर तो फॉल दिखेगा। तो यहाँ पे एक चिंता तो हर किसी को होता ही है कि मेरा पोर्टफोलियो रेड हो रहा है, मेरा पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ? देखिए, मार्केट में आप शायद बिगिनर हैं, शायद इसलिए आप डर रहे हैं। तो जो लोगों का मार्केट में एटलीस्ट 5 साल एक्सपीरियंस हो चुके हैं, 2-3 साल एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो उसको पता ही है, जब इसराइल के साथ हमास के साथ युद्ध स्टार्ट हुआ था, जब ये मतलब ये देखा जाए तो रसिया के साथ देखा जाए तो यूक्रेन के साथ युद्ध स्टार्ट हुआ था, तब भी मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ था और तब भी मार्केट में बिग फॉल हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे में है, तो आज मार्केट लाइफ टाइम हाई में था, उसके बाद फिर से करेक्शन हो रहा है, फिर से वो लाइफ टाइम हाई में जाएगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ पेशेंस होना चाहिए। तो अभी आईआरएफसी के ऊपर क्या हालत है? अगर मैं आईआरएफसी के बारे में बात करूँ तो इसका प्रीवियस जो क्वार्टर का रिजल्ट गया वो तो ठीक ठाक ही है। अभी अपकमिंग टाइम्स में जो क्वार्टर वन का रिजल्ट है वो अभी तक आया नहीं। जब आएगा तो मैं आपके साथ डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। तो अभी मैं सिर्फ एक पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, वो इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट। आप खुद ही देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड ने माल बेच दिया, मगर उसका फ़ायदा किसने उठा लिया? उसका फ़ायदा एफएस ने उठा लिया। हाँ, इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग इसीलिए नहीं है क्योंकि प्रोमोटर ने ज़्यादा होल्डिंग रखे हैं, अराउंड 86%। और सेबी के रूल्स के हिसाब से जब तक प्रोमोटर माल नहीं बेचेंगे, 75% से ज़्यादा होल्डिंग्स को नहीं बेचेंगे, तब तक इस कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ तो होगा ही। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि कंपनी के ऊपर एक अपडेट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि देखिए बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पीएसयू कंपनी है, देखिए पीएसयू जो इतने सारे कंपनीज़ हैं, जैसे मिज़ोगन डाक हो गया, आरबीएल हो गया, साथ ही साथ आरएफसी हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, सारे कंपनीज़ के ऊपर प्लान मतलब एक अच्छा खासा झटका देखने को मिला। ऑब्वियसली ये मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण ही है। तो लोगों को मन में डाउट यही होगा कि कंपनी खतरे में है, बिल्कुल नहीं है। कंपनी तो ठीक-ठाक ही परफ़ॉर्मेंस कर रहा है, बाकी आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि कप विद हैंड पैटर्न्स तो बना था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, क्रैश हुआ और फिर से उसको रीबाउंस करने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि रीबैक करने में थोड़ा-सा टाइम इसलिए लगेगा, क्योंकि मार्केट अभी किस दिशा में जाएगा वो बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो नेगेटिव न्यूज़ सिर्फ मार्केट से आया है, अभी तो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में युद्ध भी स्टार्ट होने का सिचुएशन है। अगर वो युद्ध स्टार्ट हो जाए तो मार्केट में और एक फॉल देखने को मिलेगा और मैं इस फॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ, क्योंकि अगर इस तरीके से मार्केट क्रैश हुआ तो मुझे अच्छे कंपनी सस्ते में मिलेगा। तो हमेशा वॉरेन बफेट जी की बात को याद रखना, अच्छे कंपनी अगर आपको डिस्काउंट में मिले तो उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी शायद आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको एज ए पॉजिटिव पर्पस में देखना चाहिए। बाकी देखिए हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। अगर आपके ओपिनियन पॉजिटिव है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके और एक लाइक भी करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। बेसिकली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, इस कंपनी ने फाइनली जब रिजल्ट पब्लिश किया तब मुझे और भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बढ़ चुके हैं, क्योंकि कंपनी ने कंटिन्यूसली जिस तरीके से खुद को सेल्स को एंड खुद के एक्सपेंस को मिटाने के बाद खुद का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, उसको देखेंगे कंपनी अलग लेवल का प्रॉफिट किया। ठीक है, पिछले सालों में 74 करोड़ था, इस बार 93 करोड़ बने और पिछले सालों में 104 करोड़ का सेल्स था, इस बार 100 मतलब 25 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का एक बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है, जो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट कराने के लिए काफ़ी है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस के साथ साथ कंपनी बेस्ट तरीके से अपनी जर्नी भी किया है, जो जर्नी कंपनी के आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी रह सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो आईएक्स के ऊपर जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, फाइनली बिग पैटर्न्स बना, एक कप बने, उसके बाद हैंडल बने, फाइनली देखिए ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उस पर रीटेस्ट भी किया और इस रीटेस्ट जगह पे एंट्री बना है मेरा और उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। और मैं कहाँ तक कंटिन्यू करूंगा, इसका जो टारगेट है बहुत बड़ा टारगेट बना है और मज़ेदार बात ये है कि कंपनी का जो टारगेट बना है, जिसका स्विंग हाई है, उसी के नीचे बने।
तो जब भी कोई स्विंग हाई के नीचे बने तो उसका टारगेट अचीव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बाकी मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि 32% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है, तो उस टाइम ऑफ पीरियड में मैं होल्ड करूँगा। तो बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रुसिल डेकोर लिमिटेड। तो रुसिल डेकोर लिमिटेड जो एक 1000 करोड़ के नीचे कंपनी का मार्केट कैप है, और कंपनी एक बेस्ट तरीके से अनाउंसमेंट किया स्प्लिट का। 9 तारीख को कंपनी 1 के बदले 10 से स्प्लिट देने जा रहे हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।